क्या लेवल ऑफ पेपर होता है, सीट्स कितनी है, कट ऑफ कितना जाता है, टाइमिंग क्या होती है, पैटर्न क्या होता है, पेपर किस अंदाज में होता है, लेवल ऑफ पेपर क्या होता है, सब कुछ अभी हम लोग जानने वाले हैं। अभी हम लोग जानने वाले एमयू प्लस टू साइंस और डिप्लोमा, एमयू डिप्लोमा इंजीनियरिंग के बारे में। एमयू प्लस टू साइंस और एमयू डिप्लोमा इंजीनियरिंग बताओ, कोई अलग से एग्जाम नहीं होता। कहते हैं कि सेम एग्जाम में आपका दो जगह रिजल्ट आएगा। कितना बड़ी बात है बताओ, तो कितनी अच्छी बात है। एक एग्जाम देंगे, दूसरी जगह रैंक वन। किसका आया इस साल? हर इसका, साइंस में भी रैंक वन और डिप्लोमा में भी रैंक वन। और गर्ल्स में जो लड़की आई रैंक वन डिप्लोमा में, उसकी साइंस में 15 रैंक है। तो समझो जरा किडनी वाले लोग, अब फॉर्म भरते वक्त लोग आपको ये नहीं बताते हैं बेटा कुछ नहीं करना, 200 रुपया एक्स्ट्रा फॉर्म में जाता है, खाली टिक करना डिप्लोमा, हाँ इंटरेस्टेड इन डिप्लोमा, मत लेना डिप्लोमा में, खाली पर टिक करना, 200 रुपया एक्स्ट्रा देना है। फॉर्म भर दिया, जिसकी रैंक वन आई यानी डिप्लोमा में आई है, उसकी नाम है उमरा, हाँ उमरा हयात नाम है, हमारे फाउंडेशन बिदार 2 की बच्ची थी। उसकी रैंक साइंस में 15 थी, समझ रहे मैं तरीका क्या बोल रहा हूं, और डिप्लोमा में रैंक 1 थी। इसका मतलब यह हुआ कि पहले 14 बच्चे जो लड़कियों में से थे, उसने किसी ने भी डिप्लोमा में टिक नहीं किया। और पिछले साल का एक डेटा बताता हूं तुम्हें, जान करके चौंक जाओगे। अयान एसके, जिसकी लास्ट ईयर 11 रैंक 1 आई थी, इमेज क्लास से 11 सिलेक्शन लेकर के अकेला बच्चा आया था। जामिया में उसकी आर्ट्स में रैंक 1 थी, 11 साइंस में रैंक 11 थी। उस बच्चे का एमयू में 39 या 40 ऐसे कुछ रैंक था, जनरल कैटेगरी में साइंस में। उसने रिसर्च किया और बताया कि नवाब सर, आपको पता जान करके थोड़ा शॉकिंग लगेगा, 124 125 बच्चे ऐसे थे जिसकी फर्स्ट रैंक आई थी ना जामिया डिप्लोमा में, उसकी साइंस में 125 रैंक थी। समझ में आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो रैंक लाने के लिए पहले लिखो कि भाई जामिया का भी फॉर्म में टिक करेंगे, सॉरी डिप्लोमा में भी टिक करेंगे, और साइंस तो भरेंगे ही भरेंगे। तो आपको ध्यान होना चाहिए। वैसे मैं आपको गाइड करूंगा इमेज क्लास में, एक बड़ी अच्छी बात तो मैं बोलता हूं ना, वी विल गाइड यू फ्रॉम फॉर्म फिलिंग टिल काउंसलिंग, है ना, अंत से अंत तक, शुरुआत से अंत तक हम आपको गाइड करेंगे। फॉर्म आएगा पहले बता दूंगा फॉर्म भरना कैसे है, हम एक साथ फॉर्म भरवाते हैं सबका, ठीक है ना। तो भाई इधर टेस्ट पेपर का डेट कितने तारीख को था इस बार बताएगा कोई? है 27, 27 अप्रैल का डेट था। अच्छा, कोई ये बता सकता है कि एक्चुअली में जो बच्चे ये सोच करके बैठे हुए हैं कि यार हमें एंट्रेंस की तैयारी करने के लिए बहुत टाइम मिलेगा, जरा बता ना, बोर्ड्स का पेपर खत्म कब हुआ था? 18 मार्च, सही बोला, इसको पता है। तो 18 मार्च को पेपर खत्म होता है और 27 अप्रैल को तुम यहां पहुंच जाते हो। बीच में 11 दिन का रमजान भी समझ लो, क्योंकि 1 अप्रैल को ईद था। तो लोग इंतजार में थे कि भैया ईद बाद ज्वाइन करेंगे। तुम्हें लगता है 26 दिन काफी है तुम्हारे 9th और 10th सिलेबस खत्म करने के लिए? तो यही होने वाला है इस साल भी, बहुत लाइकली चांसेस कि इस साल भी कम टाइम मिलेगा। तो जो बच्चा अगर स्टार्टिंग में बैच ज्वाइन नहीं कर रहा, उसका नुकसान ही नुकसान है। देखो फीस ना ऑलमोस्ट उसमें 18-20 हजार फीस होती है, अभी शायद इसी के कुछ लबड़ आसपास ही होगी, है ना। समझ कितना लंबा टाइम मिलने वाला है तुम लोगों को। और फायदा कितना है कि अभी हमारा कौन से मंथ में, अगस्त में, अगस्त हटा भी देते हैं, चलो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अराउंड 8 महीने मिल रहे हैं भाई। 8 महीने में तो हम कम से कम 3 बार सिलेबस खत्म करवा सकते हैं, हाँ। और ज्यादा नहीं, बस हम तुम लोग का 25 बार सिलेबस खत्म करवाएंगे। नहीं पता तुम लोग को? अरे तभी तुम लोग यूनिक हैं। हम मिनिमम 25 बार सिलेबस फिनिश करवाते हैं, और ऐसे नहीं कि रटवाने वाले तरीके में, हर बार तरीका अलग होता है। ये तो मैं चीजें आप लोग को बताने वाला हूं। इमेज क्लासेस ने लास्ट ईयर इतना रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिजल्ट कैसे दिया, मैं तो कहता हूं ये सेम वीडियो जाएगा यूट्यूब पे, भाई फॉलो करके दिखाओ, ये सेम मेहनत करके दिखाओ, ठीक है ना। तो आपको समझ में आएगा कि सच में हम कैसे यूनिक है ना। तो आइए भाई, 27 अप्रैल को डेट है। टेस्ट पेपर की टाइमिंग फिक्स है, 10 बजे से लेकर 12 बजे। एक्चुअल में आपको 10 बजे पेपर दे दिया जाता है, लेकिन आपसे बोला नहीं जाता लिखने के लिए। 15 मिनट खाली आप ओएमआर के डिटेल्स भरते हो, आप उसका सील पैक नहीं खोल सकते हो। तो पेपर एक्चुअल में चालू होता है 10:15 से लेकर के 12:15। तो हम तो वही 10 से 12 ही बोलेंगे, ऑफिशियल टाइमिंग 10 से 12, इसलिए आप 12:15 के बाद ही क्लास से बाहर निकलते हैं। आइए, टेस्ट पेपर का ड्यूरेशन, अभी ऐसे बात यार 2 घंटे है। मैं ये बातें आज से करीबन 15 सालों से बच्चों से अक्सर पूछता था, चल बता टेस्ट पेपर का टाइम क्या है, अलग अलग जवाब आता था। सर 3 घंटे। कितना सवाल? सर 150 सवाल। एक सवाल कितने नंबर का? तो 4 नंबर का। तो ऐसे ऐसे जवाब देते थे, मैंने कहा पूछ करके खामोगा टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा है नहीं, इसलिए मैं ही बता देता हूं। तो याद रखेंगे आप लोग, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। और टेस्ट पेपर का पैटर्न जो होता है दैट विल बी ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब यह हुआ कि पेपर में कोई भी सब्जेक्टिव सवाल, 4 एमसीक्यू होंगे एक सवाल के, और उसमें से कोई एक ही आंसर सही होगा। बाई चांस 2 आंसर सही हो गया था, या ऑप्शन मौजूद ही ना है था,
द क्वेश्चन विल बी ओमिटेड। क्या होगा? ओमिटेड। और ओमिटेड कद्दू कटेगा सब में बटेगा, मतलब यह कि मार्क्स सबको मिलेगा। सर मेरा तो पहले से सही था, देखिए तो तेरे मार्क्स ऑलरेडी तुमने काउंट कर लिए, तो तेरा फायदा उसका फायदा जिसका नेगेटिव मार्किंग में जा रहा था या जिसने अटेम्प्ट ही नहीं किया। समझ में आ रहा क्या कहना चाह रहा हूं मैं? तुमने मार्क कर दिया बी आंसर और बी आंसर ही आया था, बाद में हमने क्लेम किया और क्लेम करके पता चला यार बी आंसर तो नहीं, इसका आंसर डी है, ये सवाल ओमिट हो गया। जब ओमिट हो गया तो बी वाला जो ऑलरेडी मार्क किया हो तो उसने तो सही माना था ना उसको, तो उसको करेक्शन में मार्क्स। सेम काम हम लोग भी करते हैं, जब सवाल को ओमिट करेंगे तो आपको मार्क्स मिलेगा, किसी का मार्क्स बढ़ेगा, किसी का हो सकता है नॉर्मल रहे, उसको भी मार्क्स एक नंबर मिलेगा। जिसका नेगेटिव मार्किंग था तो 0.25 तो नेगेटिव मार्किंग का गया था, और एक नंबर और बढ़ गया तो उसका 1.25 बढ़ जाएगा। अरे यही तो हुआ मसला। हारिस ने जब कैलकुलेट किया था तो 81 पॉइंट या 81.25 ऐसे ही कुछ मार्क्स आ रहे थे। 8 सवाल बोनस में गया, 8 या 6 था ऐसे ही कुछ, उसके मार्क्स बढ़ के 84.25 हो गए। तो सर 8 में या 6 बढ़ा है तो 6 नंबर बढ़ना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये मैं आपको बाद में भी समझाऊंगा, अभी समझा के कोई फायदा है नहीं, लेकिन हम भी सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं जैसे एमयू फाइनल करता है। हम भी इंसान है, हमसे भी गलतियां हो सकती है पेपर बनाने में, होती है, लेकिन हम लोग बहुत मल्टीपल क्रॉसिंग के बाद जाके पेपर आपको देते हैं, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है हमसे गलतियां हो जाए, तो हम लोग भी सेम रूल को फॉलो करेंगे। अगर सवाल ओमिट होगा तो मार्क्स सबको मिलेगा, कैसे मिलेगा ये आपको पता चल गया। ओके, नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो ऑब्जेक्शन ना ये बता दिया मैंने, 4 ऑप्शन होंगे, ऐसे ऐसे अगर कुछ सिचुएशन हुआ तो आपके साथ क्या हो सकता है। दैट टेस्ट विल बी ओएमआर बेस्ड, तो आपको ओएमआर मिलेगा और ओएमआर पे आपको मार्क करना होगा ना। तो अभी तक तो हम लोग ना एग्जाम में आता तो स्कूल्स में एमसीक्यूज आते तो हम लोग ऐसे टिक विक करके काम चला लेते हैं ना, या एबीसीडी लिख देते हैं आंसर में, काम यहाँ नहीं चलेगा, अपन को बबल फिल करना होगा। तो अभी तो हम उम्मीद है आप बड़े बच्चे तो आपको बबल फिल करना तो हम लोग क्या सिखाएं, आता है पहले से आप लोग को ना, लेकिन फिर भी मैं आज लास्ट में ना स्टार्टिंग करीबन 1-1.5 महीना पहले जब हम लोग सीरीज बैच में जाएंगे तो एक बार मैं बबल फिल करने का तरीका सिखाऊंगा आपको। अगर आपको लगे कि नहीं सर पहले से सिखा दीजिए, क्योंकि मैं आईआईटी की तैयारी कर तो मेरे मास्टर जी ने मुझे सिखाया, इससे कभी बबल फिल करने में गलती नहीं हुई, ठीक है ना। तो मैं आपको गाइड करूंगा कि ओएमआर को कैसे फिल करना है। अब आइए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कितने सवाल आते हैं? 100। तो ये सबको पता है कि हमारे पास 100 सवाल आते हैं, और 100 सवाल का ब्रेक कैसे है, कैसे कैसे कितने कितने सवाल आते हैं जरा जानते हैं हम लोग। 100 में से 30 सवाल किसके आएंगे? मैथ्स के। 50 सवाल किसके आएंगे? साइंस के। 10 सवाल किसके आएंगे? इंडो इंडो इंडो, पहले जीके के आते थे 10, अब सिर्फ इंडो इंडो इस्लामिक। इंडो इस्लामिक का पिछले साल पूरा सिलेबस चेंज हो गया। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सिलेबस में पिछले साल के भी सवाल आएंगे जो पुराना सिलेबस था, एक भी पुराना सिलेबस से सवाल नहीं आया, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि अपडेटेड सिलेबस से ही सवाल आएगा। ये आपके कंसर्न टीचर आपको और अच्छे से गाइड करेंगे, क्योंकि उनके पास 12-15 सालों का पूरा एक्सपीरियंस है, और यही वो टीचर है जिसने द ट्रू गाइड का ऑथर है, आपको पता ही है कौन है भाई? हाँ, डॉक्टर परवेज सर। आइए, 5 सवाल हमारे पास जीके के हैं और 5 सवाल हमारे पास इंग्लिश के। जान करके तुम लोग को हैरानी होगी, है तो सवाल 5 और सिलेबस है 25 टॉपिक। भाई जामिया की तरह करो ना, 25 नंबर का पेपर आता है इंग्लिश और 5 टॉपिक से सिर्फ पूछता है। एमयू वाले भाई साहब कहाँ हैं? 25 टॉपिक है और 5 नंबर है, हम हीरो है भाई, ठीक है। तो मैं आपसे ही कहना चाह रहा हूं। अच्छा, अब आते हैं ब्रेक। ब्रेक किस पे? जरा साइंस में मुझे बताना कि साइंस में कैसे ब्रेक होता है। साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से कितने कितने, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से कितने कितने, फिजिक्स केमिस्ट्री। कुछ लोग कहते हैं कि सर 16 16 17 17 17 16 ऐसे ऐसे करके आता है। मैं डेटे पे बात करता हूँ, आज डेटा लेकर नहीं आया, मैंने अपना एक्सपीरियंस है, एमयू बूस्टर किताब मैंने लिखी है तो मुझे बहुत अच्छे से आइडिया है, और पूरे एनालिसिस है, 15 साल का एनालिसिस है मेरे पास। बस 1-2 साल ऐसा हुआ कि बायोलॉजी से 18 सवाल आ गया था, बाकी यहाँ 16-16 था। ऑलमोस्ट ईयर में ज्यादातर सालों में मैंने क्या देखा है, 17 सवाल फिजिक्स, 17 सवाल केमिस्ट्री और 16 सवाल बायोलॉजी। असल बात 1-2 चैप्टर इसके ऐसे हैं जिसका केमिस्ट्री से लेना देना है, वो फोसिल फ्यूल वाला कॉन्सेप्ट जो आता है ना, कंजर्वेशन वाला, वो केमिस्ट्री में भी आता है उस तरह की चीज, और वो नेचुरल गैसेस वाला जो है ना पार्ट या लास्ट में चैप्टर, वो बायोलॉजी में भी आता है। तो कंफ्यूजन हो जाता है कि यार इसको फिजिक्स में कैलकुलेट करें, सॉरी केमिस्ट्री में कैलकुलेट करें या बायोलॉजी में। मैं बट्स एनसीईआरटी सवाल को डालता हूं, एनसीईआरटी का पेज नंबर देखता हूं कि एनसीईआरटी वो रेफरेंस एनसीईआरटी के कौन से पेज पे दिख रहा है। अगर वो केमिस्ट्री में दिखा तो सवाल को केमिस्ट्री में डालता हूं, अगर बायोलॉजी में दिखा तो बायोलॉजी, इसलिए थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन ऑलमोस्ट ईयर में मैंने ऐसे ही देखा। इसलिए हमारे जो टेस्ट पेपर हुआ करेगा संडे को, वो किस पैटर्न पे होगा? 17 17 16। ओके, आइए, इंडो इस्लामिक 10 है, 5 जीके और 5 इंग्लिश। आइए, निगेटिव मार्किंग है या नहीं? अभी थोड़े देर पहले मैंने शुरुआती इसी से किया था, चाहे लिखा हुआ हो या ना हो, निगेटिव मार्किंग
है। अब आप पूछेंगे आए सर ये कहां बात लिखा हुआ है नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है? आपको हॉल टिकट मिलेगा ना, अरे एडमिट कार्ड, तो उस एडमिट कार्ड में पीछे पलटना, शायद पॉइंट नंबर 16 या 17 उसमें लिखा हुआ बड़े साफ शब्दों में, बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ कि इन इन एग्जाम्स में निगेटिव मार्किंग है। पहली बात। दूसरा, एमयू का प्रोस्पेक्टस तो पढ़ोगे आप, प्रोस्पेक्टस में बड़े साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि इन इन एग्जाम्स में निगेटिव मार्किंग है। अगर कोई तुम्हारा भाई बहन है जो 6 और 9th इंटरेस्ट देना चाह रहा हो, वहां पे निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 6 और 9th इंटरेस्ट में निगेटिव मार्किंग नहीं है। एमयू के चाहे आर्ट्स एंड कॉमर्स हो या साइंस और डिप्लोमा हो, एंट्रेंस में निगेटिव मार्किंग है। आइए, नंबर ऑफ सीट्स, कट ऑफ, सिलेबस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आइए जरा सिलेबस के बारे में बात करता हूं, क्योंकि एमयू कहता भी यहां पे लिखा हुआ दिखाऊंगा। एमयू कहता है कि मैं 9 और 10, 9th और 10th नया एनसीईआरटी जो है चल रहा है उससे सवाल पूछूंगा। अभी 2025 का डेटा लेकर के आए हो, देख करके बोलोगे या अल्लाह क्या बताएं हम। तो धोखेबाजी ऐसे होती है, कह रहे हैं नया अपडेटेड वाले से आएगा, लेकिन वो पूछ रहे हैं कौन से एनसीईआरटी से? वही बाबा आदम के जमाने से जो हम जिससे हम पढ़े हैं, 2006 में हमने 10th किया, वही वाला एनसीईआरटी से आज भी सवाल पूछ रहे हैं वो। तो आप पढ़ रहे हो नया वाला, है ना, अब पूछ रहे हैं कौन से, तो हम पढ़ाएंगे कौन सा? भाई बिल्कुल यात्रीगण कृपया ध्यान दें, हम आपको पूरा अच्छे से पढ़ाएंगे पुरानी एनसीईआरटी। तो क्या उसमें नई वाली एनसीईआरटी कवर होगी? अरे बिल्कुल होगी ना यार, क्योंकि नई एनसीईआरटी में क्या किया गया, पुरानी एनसीईआरटी के टॉपिक्स और चैप्टर उड़ा दिए गए, हटा दिया, ऐसा पतला बना दिया है कि क्या बताएं हम। ईशान शर्मा से भी पतला है वो किताब, नई एनसीईआरटी 9th क्लास की, देखे होगे तुम लोग, ठीक है ना। तो कहने को जस्ट में बाहर आया है कि 9th और 10th से पूछेंगे, लेकिन कभी कभी वो 11th से भी पूछ लेते हैं। जैसे इस साल केमिस्ट्री में 2025 में 6 सवाल आउट ऑफ सिलेबस पूछा, हारिस ने तब भी उसमें से 3 सवाल सही करके आया। तो कैसे कर दिया उसने सही? हम छोड़ते ही नहीं आउट ऑफ सिलेबस। पिछले सालों में आउट ऑफ सिलेबस के सवाल पूछे, हम वो हर वो आउट ऑफ सिलेबस के सवाल तुमको कराते हैं और इनफैक्ट पढ़ाते हैं। तो एमयू में बहुत अच्छा ट्रेंड क्या है कि अगर आउट ऑफ सिलेबस जाते हैं तो मोस्ट लाइकली चांसेस है कि पिछले जो आउट ऑफ सिलेबस आए हैं उसी टॉपिक से सवाल उठा के देता है। एग्जांपल के तौर पे पीएच पे अगर वो सवाल पूछा है तो पीएच पे दोबारा पूछ लेगा। तो उससे वो 3 सवाल वो करके आया, 3 नए सवाल 12वीं क्लास, अभी तक तो 11वीं तक जाते थे वो, चलो समझ में आता है भाई 10th ना तो थोड़ा सा 11वीं पूछ लो, 12वीं का सवाल पूछ रहे हैं। ये बताओ, पूछ रहा भाई उनकी है बस, जो दिल में आए वो कर रहे हैं, ठीक है। तो 9th और 10th सिलेबस में यही है। तो क्या सर 6ठी 7वीं 8वीं की चीजें पूछेंगे कि नहीं? इस साल पूछा साइक्लिसिटी, डिविजिबिलिटी टेस्ट, कौन से क्लास में पढ़ते हो? 6th 7th क्लास में पढ़ते हो, सवाल इस साल पूछा है। एक्सपोनेंट एंड पावर कौन से साल में पढ़ते हो? 8th में, एक्चुअल में चैप्टर का नाम, उससे सवाल पूछा है। तो सर मतलब आप पढ़ाएंगे नहीं वो चीज? तो यार बेसिक मैथ्स जो पढ़ के आए बताओ, अभी एक्सपोनेंट्स पावर पढ़ाया नहीं गया, सेट्स इंडाइसेस, रेशनलाइजेशन छोड़ा गया, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल बेसिक मैथ्स में इन 3 टॉपिक से आते हैं। तो एक्सपोनेंट, सेट्स और रेशनलाइजेशन से ही हम लोग शुरुआत करेंगे मैथ्स की, क्लियर है? आइए अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। भाई एग्जाम देने के लिए कौन कौन वैलिड है? मैं मुंह उठा करके आया डायरेक्ट एग्जाम दे देना, ना ना, कोई कंडीशन एग्जाम देने के लिए। एमयू का 11th एंट्रेंस, साइंस और डिप्लोमा, फिर से मैं बता रहा हूं, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन साइंस का भी रिजल्ट अलग से आएगा, बॉयज का अलग, गर्ल्स का अलग। तो रैंक 1 बॉयज में भी एक बच्चा होगा, गर्ल्स में भी एक, और डिप्लोमा में भी अलग से रिजल्ट आएगा, बॉयज का अलग, गर्ल्स का अलग। तो इस साल अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बॉयज का रैंक 1, गर्ल्स का नहीं, यहां नहीं आया। यहां बॉयज का रैंक 1, गर्ल्स का 4 रैंक 1 में से 3 रैंक 1 कहां से? इमेज क्लास। तो बहुत कमाल हुआ यार, अल्लाह ताला का देता, जब भी देता देता फाड़ के दिया, छप्पड़ फाड़ के, ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार बहुत अच्छा रहा हमारे लिए। आइए लेट्स नो द बेसिक थिंग। जो मैं ये अपने बारे में नहीं बोल रहा, इस सब मैं आपके एमयू के प्रोस्पेक्टस से निकाला हूं, बस आप देखते थोड़ी हैं, अरे फॉर्म भर दिया काफी है। एक बंदे ने फॉर्म भर दिया, एग्जाम देने आया, जो हॉल टिकट डाउनलोड किया था 11th, बेचारा 6 एंट्रेंस का था, 11th एंट्रेंस का हॉल टिकट डाउनलोड हो रहा है उससे। तो फॉर्म फिल करने वाले बंदे ने 11th का फॉर्म भर दिया था 6 क्लास के बच्चे का। इसलिए हम आपको एक बार प्रो प्लस एक बैच ऑफर किए, याद है आप लोग को? उसमें हम फॉर्म की जिम्मेदारी भी हमारी है कि हम फॉर्म आपका भरेंगे, आपके फॉर्म का पेमेंट भी हम ही करेंगे, तो सारा ख्याल हम रखेंगे। इसलिए हम लोगों ने ये सब चीजें की, बहुत सारी चीजें। अच्छा आप नहीं चाहते प्रो प्लस, आप प्रो में आओ, हम गाइड करेंगे फॉर्म भरना कहाँ है, कौन सी चीज कहां पे। आपके लिए सिर्फ नहीं है, ये 6 एंट्रेंस वालों के लिए भी फॉर्म हम लोग भरते हैं, बिल्कुल ये बात आप लोग को बताई गई हो। आइए जरा पहले से स्कूल्स देखते हैं कि कौन कौन से स्कूल और कितने कितने सीट्स है। 650 मेल, 50 और 55, कितना हुआ? 755 सीट है टोटल।
कौन कौन से स्कूल? देखो 3 स्कूल है। सीनियर सेकेंडरी, जिसका सपना होता है सबको यार मेरे को +2 मिले अलामा के सामने, सीनियर सेकेंडरी बॉयज। और STS मिंटो, ये आप सोचते हो मिंटो, ये वो मिंटो नहीं है, ये मिंटो 11th 12th वाला मिंटो वाला। कुछ सीट्स बढ़ाई गई कुछ पिछले सालों में, कुछ याद नहीं एग्जैक्ट कौन सा ईयर है। 55 सीट वहां भी दी गई है, 50 सीट हमारे सिटी स्कूल को भी दी गई है, तो नंबर ऑफ सीट्स थोड़ी बढ़ाई गई है। पहले सिर्फ वहीं पे था 650 सीट। अब अगर आप ये सोचोगे कि सर मेरे को पूरा, अच्छा, मेरे को पूरा 755 रैंक दिखेगा लास्ट में, मतलब मेरी रैंक बॉयज में, बॉयज और गर्ल्स सेम समझ लो। ये सब बातें मार्केट में पता नहीं है, अब सब लोग मेरे वीडियोस को देख करके शायद पता कर ले। क्या आप ये सोचते हो कि सबसे लास्ट रैंक 755 आएगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलो 755 में से 20% जरा घटाना है, इसका कितना आ रहा है देखिए, कितना कैलकुलेशन किसका अच्छा है। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में डालेंगे, जो यूट्यूब पे हमें देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में डालेंगे, जरा चैट सेक्शन में डालें आप लोग की 720 में से अगर मैं 20% माइनस करूं तो कितना आएगा। मेरे पास तो डेटा है, मुझे पता है, मैं हर साल ये काम कराता हूं। आप लोग को देखिए कैलकुलेशन कितना अच्छा है। हाँ बहुत सही, 604 605 समथिंग आता है, तो एग्जैक्ट आता है 605। तो सबसे लास्ट ना 5 आएगा, 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, पूरा आ रहा है 604 आ रहा है एग्जैक्ट ना, 605 आ रहा है। तो लास्ट रैंक जो आता है वो 605। तो सर ये 20% लोग कहां गए? तो 20% लोग को, जो CA PA CA TA वगैरह लोग होते हैं ना, जो 11-12 कैटेगरीज हैं, तो 20% सीट्स बॉयज में रिजर्व कर दिया गया है। समझ में आ रहा है? सेम गोज फॉर गर्ल्स। गर्ल्स में 480 सीट है, लेकिन 480 बच्चों की लास्ट रैंक नहीं दिखेगी। 20% इसमें से हटा लो, 96 स्टूडेंट, तो उतने स्टूडेंट की रैंक, लास्ट रैंक आपको दिखेगी कहां पे? गर्ल्स में। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि एग्जैक्ट सीट 480 है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अराउंड अगर देखा जाए 605 और यहां पे आएगा 300 कुछ, तो 1000 के से कमी सीट्स हैं पूरे टोटल MU में 11 साइंस और साइंस में बॉयज और गर्ल्स का। ठीक है, आइए अब सर मान लीजिए हम तैयारी पूरा कर रहे हैं, बच्चे ना अभी देखो जैसे ना आएगा अभी ये बात मैंने बताई थी पिछले वाले बैच में भी, तो 1-2 बच्चे आए थे, सर मेरा प्लीज फीस रिफंड कर दीजिए, मेरे बोर्ड्स में 45% नहीं बन रहा है। तो आप लोग जो ड्रॉपर बच्चे हैं वो जरा एक बार जरूर फिर से देख ले, अभी भी रिफंड करने की पूरी गारंटी है। वैसे मैं गारंटी तो लास्ट में भी दे देता हूं। 45% अगर आपके 10th बोर्ड में नहीं आए हैं, ये कैसे 45%, जरा समझ लेना आप। ये 45% कैसा है, इसलिए मैं आपको 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रहा हूं, एक तो परसेंटेज है और दूसरा डेट ऑफ बर्थ है। तो डेट ऑफ बर्थ तो ऑलमोस्ट लोगों को वैलिड हो जाता है, लेकिन परसेंटेज नहीं होता है, ठीक है ना। तो जरा मैं आपको बता दूं, बस आपको जरा यहां पे देखना गौर से जो मैं बात बताने जा रहा हूं। 45% कैसे? ओवरऑल नहीं, ओवरऑल नहीं। आप अपना मैथ्स, साइंस और इंग्लिश के मार्क्स लिखो, तीनों को जोड़ो, x + y + z, और डिवाइडेड बाई क्या कर दो? 3। तो ये 45% से ज्यादा होने चाहिए। एवरेज ऑफ दिस 3 सब्जेक्ट शुड बी ग्रेटर देन 45। ठीक है, पहला। दूसरा कि सर मान लीजिए इसमें मेरे 60 70 80 नंबर हैं और मैं SST में फेल हो गया, तो ओवरऑल आप फेल कहलाते हैं। तो कह रहा है पास सब में होना चाहिए, और इन तीनों को मिला करके 45% से। तो यार ये बताओ, अगर हम अभी इस साल बोर्ड्स देने वाले हैं, इंट्रेंस की हम इंट्रेंस में हम रैंक 1 लाने का सपना सोच रहे हैं, और 45% मार्क्स नहीं ला सकते हैं? ये तो एक हाथ से लिखेंगे तब भी ले आएंगे। अरे नहीं, तो कौन दो हाथ से लिखता है ये बताओ जरा, क्या आप बात करते हैं। तो बहरहाल मैं कहना ही चाह रहा हूं, एक तो एलिजिबिलिटी है, कुछ बच्चे होते हैं जो डिप्लोमा की तैयारी करना है तो उनके परसेंटेज कम होती है, वो सपना लिए रहते हैं यार मेरा भी MU में हो जाए, तो उनके लिए भी खास है। जो ड्रॉपर है वो जरूर देखें, क्योंकि उनकी मार्कशीट ऑलरेडी आ करके बन के आ चुकी है ना। जब इस साल देने वाले हैं उनको ख्याल रखना है भाई, एटलीस्ट मेरा परसेंटेज 45 से ज्यादा हो। जामिया में ये नहीं है, BHU में और नहीं है, तो BHU का अलग है, जामिया का अलग। ये हम MU के बारे में बात कर रहे हैं सिर्फ। ओके, सेम गोज फॉर आर्ट्स एंड कॉमर्स, आर्ट्स और कॉमर्स में भी सेम है। ये सब छोड़ो, काम करने आइए। एक और चीज, आप 19 साल से ज्यादा के नहीं होने चाहिए। उम्मीद है कोई अंकल नहीं बैठा है यहाँ पे। 19 साल से ज्यादा उम्र, ऑब्वियसली जो बच्चा 10 दे रहा होता है उसकी उम्र मैक्सिमम 17 या 18 या 16, 15 में भी दे देते लोग, है ना। तो मिनिमम क्राइटेरिया कोई भी नहीं है। कुछ लोग 14.5 या 15 साल में भी 10 दे रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा कोई मिनिमम MU ने नहीं दिया। मैक्सिमम 19 ईयर्स। एडमिशन कैसे होगा? टेस्ट के थ्रू। सब्जेक्ट का ब्रेकअप बता दिया। इन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में कितने आएंगे ये नहीं बताया। बायोलॉजी को ये लाइफ साइंसेस बुलाते हैं, आपकी किताब में बायोलॉजी लाइफ साइंसेस के नाम से होता है, ठीक है ना। अच्छा, सेंटर, ये भी बात जानेंगे आप। अभी आप हमारे सेंटर पे ऑनलाइन में जो भी बच्चा यहाँ पढ़ रहा है, आपने डिफरेंट घर से पढ़ रहे हो आप,
या अलीगढ़ आप आकर के यहाँ रह रहे हो और जाकर के एग्जाम देना चाहते हो, जब फॉर्म आएगा, अभी मैं बात लिखवा रहा हूँ, अभी लिख लेना जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ। सेंटर तो अभी बढ़ा के टोटल 10 हो गए हैं, देखो तो काउंट करो, अलीगढ़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अच्छा 11 हो गए। न्यू दिल्ली नया आया पिछले साल, तो न्यू दिल्ली से बहुत सारे बच्चे यहाँ से बहुत सारे बच्चे वहां जाते हैं जामिया, तो आई रिक्वेस्ट जामिया के प्लीज एमयू में भी एक सेंटर दिलवा दो अलीगढ़ में। हम लोग सब जामिया देने जाते हैं, तो जामिया वाले को कम से कम सोचना चाहिए ना हमारे बारे में, जैसे एमयू ने सोचा है भाई। तो न्यू दिल्ली में भी सेंटर इस साल से चालू हो गया है, तो बहुत सारे बच्चे जामिया की तैयारी कर रहे हो तो एमयू देने आते हैं। मुझे आपसे क्या बताना है, जो ऑफलाइन में यहाँ आए स्पेशली तैयारी करने, लेकिन स्कूल में बोर्ड्स अपने घर पे देंगे, मुझे उम्मीद है कुछ बच्चे होंगे, मैं हाथ नहीं उठवाना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनके लिए आवश्यक सूचना, बोर्ड्स देने जाना जरूर घर, वापस जरूर आ जाना यहाँ पे, क्योंकि इमेज क्लासेस का सबसे यूनिक फीचर है, अगर आपकी रैंक 300 के आसपास है तो आपकी रैंक टॉप 50 में आ सकती है, अगर तुमने सीरीज बैच को ऑफलाइन में आकर के सीरियसली दिया तो। अब ये क्या सीरीज बैच है बताऊंगा किसी और दिन, उम्मीद है आपको पता होगा, करो या मरो सीरीज, रैंक बूस्टर सीरीज और मिनी टेस्ट सीरीज, ये इमेज क्लास का सबसे यूनिक सीरीज है, ठीक है। तो आप लोग अपना जब सेंटर भरना तो अलीगढ़ ही भरना। क्या होता है ना, ऑफलाइन सेंटर में आके डॉट कॉन्टेस्ट के बड़े फायदे होते हैं, लास्ट में डॉट्स बहुत आ रहे होते हैं ना आप लोगों को, सवाल पूछना है सर, ये वाला सवाल ये वाला सवाल, तो डॉट्स काउंटर में बहुत सारे टीचर बैठे होते हैं, हमारे पास अलीगढ़ के सबसे बड़े हैं, हमारे पास 20 करीबन डॉट काउंटर्स हैं, आप आ करके 20 जगहों पे अपने डॉट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। यहां पर समझ में आ गया सबको, सेम गोज फॉर आपका डिप्लोमा। डिप्लोमा के बारे में अगर हम बात करेंगे, अरे आजा अगले पेज, ये डिप्लोमा में नंबर ऑफ सीट्स, तो सिविल इंजीनियरिंग बॉयज के लिए थोड़ा सा कुछ सब चीजें नहीं दी गई है, सिविल में नहीं रखा गया है कोई भी सीट, ठीक है ना, ये आजा भाई, तो बॉयज के लिए सिविल में कोई सीट नहीं है, देखो बॉयज के लिए इतने सीट्स है। अच्छा एक चीज तो पूछना रह गया, ये ओवरऑल जोड़ना थोड़ा सीट्स बढ़ी हैं, आप कैलकुलेट कर लेना एक बार ना कि टोटल सीट्स कितनी हुई है, ये बताना मेरे को कितने लोग एंट्रेंस देते होंगे, ये डेटा आप लोगों को तो नहीं पता हो, कितने लोग एंट्रेंस देते हैं, चालू अभी बस 5 मिनट छोड़ा उसके बाद, हाँ। कितने लोग एंट्रेंस देते होंगे, लास्ट ईयर 30,000 बच्चों ने, 30,000 कुछ डेटा है, 26,000 कुछ बच्चे एग्जाम देने आए थे एमयू 11 साइंस का। एक वक्त ऐसा भी डेटा था जो मुझे याद है, कोरोना काल से पहले 18-19 की बात है, 45,000 बच्चे एंट्रेंस देने आए थे, ठीक है। अच्छा एक बात तो आपको शायद पता है नहीं है, बताता चलूं, जो आपने 605 सीट देखा है, तो क्या सच में 605 सीट ये एक्सटर्नल के बच्चों के लिए है? कितनी सीट है इसका? आधा, तो 50% सीट्स आर रिजर्व फॉर इंटरनल्स। कितने इंटरनल हैं? अब भैया तुम्हारा कंपटीशन तुम्हारे इंटरनल वालों में ही होगा, है ना, तो बहरहाल आप लोग ध्यान रखेंगे कि 50% सीट्स इंटरनल के, इसमें घबराने वाली क्या बात है, सोच नवाब सर ने भी एज एन एक्सटर्नल यहाँ का एंट्रेंस निकाला था, तो एक्सटर्नल अपने में निकालना, यानी सच में इन लोगों से तो अच्छे हो, तो अच्छे बनो, ठीक। मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं बहरहाल इंटरनल वाले बच्चे तुम लोग, चलो ये बात आज यूट्यूब पे भी बता देता हूं, इंटरनल वाले बच्चों को दिमाग में क्या रहता है कि मैं इंटरनल हूं, मेरे कम मार्क्स लाने पे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ये लोग अराउंड 1000 बच्चे हैं, 1000 में से 50% बच्चों का तो होगा, तो कितने का होगा? 500, बाकी 500 पता है ना तुम लोगों को। तो एक बात तो ध्यान रखें कि भाई आप कहीं उन 500 में ना आ जाओ, तो मैं अब मानता हूं कि आप अपने आप को एक्सटर्नल ट्रीट करो, अगर मेरे मार्क्स 75 आ रहे हैं तो काम ना लाएंगे, तो लाएंगे ना यार, मेरे आ रहे 75 तो 75 लाएंगे, हमें तो ना हो तो नहीं लाएंगे जितने में हमारा एमयू में हो जाए सिलेक्शन, ठीक है। तो ये एमयू इंटरनल वाले जो बच्चे तो ये बिलीफ से लेके चलते हैं, तो मेरा मानना है कि आप सबसे बेस्ट दो अपना, आप इंटरनल अपने आप को मानो ही मत, सही है। तो मैं आपसे देखो बाकी जितने भी क्राइटेरिया हैं डिप्लोमा के लिए सब सेम है, देखो पढ़ लो, बस एक चीज यहाँ पे चेंज है, जो वहां पे 19 साल था यहाँ पे वो 21 साल है डिप्लोमा के लिए, मतलब आप 21 साल तक डिप्लोमा दे सकते हो, यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स नहीं है। डिप्लोमा बच्चे ना जॉब के लिए देते हैं अक्सर ना, तो जूनियर इंजीनियर कहलाते हैं, तो इसमें अभी आप अगला पेज में आप देखना, इसमें आपने ये कितने साल का तक वैलिड है? 21 साल 1 जुलाई के डेट से चलता है, बाकी सिलेबस सेम है, क्योंकि आपको पता है होना क्या है, एग्जाम एक ही देना है, रिजल्ट 2 जगह आएगा, तो अच्छी बात है ना यार, ठीक है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, सर कट ऑफ कितना मार्क्स दे, कितना कट ऑफ जाएगा, हमें कितना का टारगेट लेके चलना है, तो ये एक पूरा कट ऑफ का लिस्ट है, थैंक्स टू द पर्सन जिसने ये किताब बनाई है, थैंक यू नवाब सर कि आपने एमयू बूस्टर में अपनी पूरी किताब में, मैंने 2015 में भी किताब लिखी थी, 2015 से लेकर के अभी तक का सारा डेटा मैंने कलेक्ट करके रखा है,
कि कट ऑफ कितना गया लास्ट 11-12 सालों में। तो तुम लोगों का एनालिसिस देखता हूं मैं कि तुम लोग, मेरे किताबें में बहुत सारे एनालिसिस है, पता ना आपको। अब आप एनालिसिस को देख करके तुम लोग बताओ सबसे टफ पेपर अभी तक का कौन सा आया है। अभी तक का, आप भी चैट सेक्शन में लिखेंगे ऑनलाइन वाले बच्चों और यूट्यूब वाले बच्चे कि अभी तक का आपको क्या लगता है, आप कितना एनालाइज कर सकते हो, अभी तक का सबसे टफ पेपर कौन से साल में आया। टफ का अंदाजा ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ से जाएगा। कट ऑफ क्या होता है कि कम से कम मैं कितने मार्क्स लाए जिसमें मेरा लिस्ट में नाम आ जाए, वही 605 रैंक बॉयज में आना चाहिए। कब से लास्ट बच्चा जो था उसके कितने मार्क्स थे। एमयू कभी भी ये कट ऑफ डिक्लेयर नहीं करता है, पिछले साल भी नहीं किया। हाँ, अगर आपको जानना है तो आप आरटीआई करके लास्ट 3 साल का कट ऑफ निकाल सकते हो। हिम्मत नहीं हुई जानने की, फुर्सत नहीं मिला, तो बच्चों से पूछ के हम कट ऑफ निकाल लेते हैं। इसमें सबसे कम कट ऑफ 2019 का पेपर जरा देखो, दिख रहा है, इंटरनल में दिख रहा है और एक्सटर्नल में भी देखो कितना जा रहा है। उसके बाद तुम कट ऑफ देखो 2022 का, उससे भी कम है। 22-23 का पेपर तो उससे भी कम गया। 2022 का पेपर जब कट ऑफ उससे भी कम गया। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, इस साल का पेपर उस साल से भी ज्यादा टफ था। तो मुलाकात करते हैं 2025 के पेपर में। और गौर करने वाली बात देखो आप, मैथ सबसे टफ में कौन कौन आ रहा है। यहां भी क्या था 2024 में भी मैथ्स। बस एक साल है 2025 जब पूरा का पूरा पेपर एनसीईआरटी से एग्जैक्टली कॉपीड होकर के आया था। यानी सबसे आसान पेपर अगर लास्ट 15 सालों में कहीं आया है तो 2015 है, जब पूरा का पूरा पेपर एनसीईआरटी से एग्जैक्टली कॉपीड होकर आया है। और जरा देख लो कट ऑफ, देख लो, इतने में तो 2 लड़के पास हो जावे, इतना इतना कट ऑफ गया हुआ है। एनसीईआरटी से पूछेगा तो आप लोग को दुआ ये नहीं करनी चाहिए कि पेपर एनसीईआरटी से आए, बाहर आए, टफ आए। अरे करने का फायदा तो यही है, ठीक है ना, क्योंकि एनसीईआरटी तो सब पढ़ के आ रहे हैं। अरे सबसे टफ पेपर, आसान पेपर ये, और सबसे टफ पेपर ये, बाकी सब मीडियम वाले हैं। तो आपको एक आइडिया इस कट ऑफ से समझ में आया कि अगर मेरे पास आसान भी पेपर आएगा तो मुझे कितने का टारगेट लेके चलना है ना। इंटरनल बॉयज गर्ल्स, एक्सटर्नल बॉयज गर्ल्स, क्योंकि 4 लिस्ट अलग अलग आएगी, नहीं नहीं एक ही साथ लिस्ट आएगी। लिस्ट तो बॉयज की एक ही साथ आएगी, कोई इंटरनल एक्सटर्नल करके नहीं आती है। सही। 2025 के बारे में बात करते हैं। 2025 का डेटा तो मैंने कहा लो यार, इस बार मैं प्रूफ के साथ आपको दिखाता हूं। वैसे नवाब सर की एक बहुत अच्छी बात है, पता है, नवाब सर जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताते हैं ना, ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 2 बार मैं फेल हुआ हूं। 100 अगर मैंने प्रिडिक्शन किए होंगे 100, उसमें मैं 2 बार सिर्फ फेल हुआ हूं कि मैंने जो कट ऑफ बताया और वो कट ऑफ नहीं गया हो। तो जो मैं कट ऑफ एक्सपेक्ट करता हूं ये उतना ही ऑलमोस्ट जाता है। हाँ, 1-2 बार ऐसा भी हुआ कि कम गया है, उससे ज्यादा, ये अच्छी बात है ना, जो मैं प्रिडिक्शन करूं उससे कम जाए, उससे ज्यादा ना जाए। तो ये 2025 के पेपर के एनालिसिस से मैंने यूट्यूब पे ही बनाया था ये वीडियो। मैथ्स वाज टफ एंड एक भी आउट ऑफ सिलेबस का सवाल नहीं था। पहली बार ऐसा हुआ कि 2025 में, 2015 में ऐसा हुआ था, फिर 2025 में 10 साल बाद कि एक भी सवाल आउट ऑफ सिलेबस नहीं आया। ठीक है, लेकिन पेपर कैसा था, तुम्हारे पास अभी आएगा पेपर, घबराओ मत। आरबीएस में हम लोग क्या करते हैं, रैंक बूस्टर सीरीज में हम आपसे 10 साल के पेपर करवाते हैं, तो आप बेफिक्र हो, आपके पास पेपर आएगा वो वाला, ठीक है ना। जीके वाज टफ, हम मानते हैं इंग्लिश आउट ऑफ सिलेबस इजी था, लेकिन एक सवाल आउट ऑफ सिलेबस जो सिलेबस में मेंशन था उसके बारे में बात नहीं की गई थी। इंडो इस्लामिक वाज मीडियम, फिजिक्स इजी टू मॉडरेट, लेकिन ये केमिस्ट्री ने ना कुछ ज्यादा भाव खा लिया। कैसे, एक तो मॉडरेट बनाया, ऊपर से 6 सवाल आउट ऑफ सिलेबस। सबसे इजीएस्ट और स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में इंसान के मार्क्स ज्यादा आते हैं और वहां पर आउट ऑफ सिलेबस पूछ रहे हो तो गलत है ना। तो ये था पूरी एनालिसिस, और ये क्वेश्चन कौन कौन से एक्सपेक्टेड थे जो डिलीट हो सकते हैं, हम लोग पहले बता दिए ये सवाल डिलीट होने के चांसेस है। अब आइए जरा, मैंने कट ऑफ प्रिडिक्ट क्या किया था और कट ऑफ गया क्या, वही गया था ऑलमोस्ट जो मैंने बताया था। ठीक है, तो ये मैं पूरा कट ऑफ बताने के लिए भी पूरी एनालिसिस करके दिखाता हूं कि इस साल का पेपर ऐसा था तो ऐसा गया था, ऐसा था तो ऐसा गया था। इस साल 2025 है वो इंटरनल का, वो 35 + -2, शायद मेरे ख्याल 36 या 37 के आसपास गया होगा। है किसी के पास आंकड़ा, जो ड्रॉपर बच्चे उनके पास होगा शायद आंकड़ा। ठीक है, इंटरनल का अराउंड 33 के आसपास गया था, मैंने 31 + -2 का 33 के आसपास गया था। और एक्सटर्नल 50 +-2 अराउंड 51 गया है कट ऑफ एक्सटर्नल का। और गर्ल्स का अराउंड 46 या 45 ऐसे ही कुछ गया हुआ है। तो इस साल का भी पेपर देखा जाए, जैसे इंटरनल का यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स का कट ऑफ गया है, ये भी ज्यादा टफ है। और मैथ बहुत मायने रखता है, तो मैथ ने सच में मायने रखाया और आपको ये दिखाया कि आपको कितने मार्क्स का टारगेट लेके चलना है। तो इंटरनल वाले बच्चे सोचे अबे 30 नंबर में तो हो ही जाना है,
ऐसा खाली साइंस पढ़ के जाए तो 50 में से 30 कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप अगर ऐसा सोचते हैं कि आप सिर्फ ये पढ़ लो ये हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, सब सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन लेकर के चलना होता है। दूसरा अच्छी बात, टॉपर का कोई भी सब्जेक्ट कमजोर, हारिस का कोई भी सब्जेक्ट कमजोर नहीं था। हारिस ने अपना सिलेबस अराउंड 3 महीने पहले फिनिश कर लिया था। लास्ट के 3 महीने यानी बोर्ड्स के बाद और बोर्ड से पहले भी वो सिर्फ जीके और इंडो और इंग्लिश पढ़ रहा था और सिर्फ पेपर लगाता था और अपने आप को एनालाइज करता था। जो हम एनालिसिस चार्ट अभी आपको हम देंगे बाद में ना, उसमें आपको एनालिसिस करना पड़ेगा अपने आप की, है ना। अब आइए सर, ये लगता है आपको किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। अब अगर ऐसा शानदार हमने परफॉर्म किया तो इस साल का रिजल्ट देखो आप, टॉप 10 में कौन सी रैंक हमारे पास नहीं है? टॉप 10 में 1 2 3 4 5 नहीं है और 8 नहीं है। तो इस साल टॉप 10 में इतनी रिजल्ट आज तक मैंने किसी का नहीं देखा। सिर्फ ये साइंस दिखा रहा हूं, अगर मैं डिप्लोमा भी मिला दूं ना तो देख लो कितना शानदार रिजल्ट है। ये डिप्लोमा का भी, डिप्लोमा में तो और मजेदार हुआ, सिर्फ शायद रैंक 8 नहीं है, बाकी नहीं। आईआईटी भी है, कोई एक रैंक नहीं, हाँ रैंक 7 नहीं है। 1 2 3 4 5 5 और 7 नहीं, 5 7 6 8 9 10 बॉयज में भी और 10। आइए मैं सिर्फ जनरल की बात कर रहा हूँ, सीए पीए सीए टीए की बात नहीं कर रहा हूँ। तो कल को आपका भी इस तरह से फोटो में दिखा सकता हूं, ठीक है ना। तो साइंस हो या डिप्लोमा हो, और अराउंड 341 से ज्यादा बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, खाली एमयू में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। एमयू 11th एंट्रेंस साइंस एंड डिप्लोमा में बात कर रहा हूं। तो सच में हमने कुछ तो यूनिक दिया है और सच में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम अगस्त अगस्त हाँ अगस्त में हम लोग बैच लेकर के आ रहे हैं। उससे पहले हम लोग लेकर आए थे, अक्सर बैच हमारा सितंबर में बनता था, लेकिन आप लोगों की डिमांड है माशाल्लाह कि आप लोगों ने बैच बना दिया। तो इसलिए आज टारगेट था कि मैं और भी बाकी सब्जेक्ट में बात कर, बाकी और इंटरेंसेस के लिए बात कर सकूं। फिलहाल आज एमयू के लिए बारे में जानना, कुछ ऐसी चीज और भी जानना बाकी है तो बताओ आप लोग। कोई ऐसी चीज और भी आप चाहते हो कि सर इस पे मैं वीडियो बनाऊं या इस पे आपको जानना है तो आप बता सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर। हाँ बहुत अच्छी बात पूछा इसने सर, हॉस्टल के बारे में बहुत अच्छी बात। सच में यार ये बात नोट करने वाली, इस पे तो पूरा शॉर्ट्स बनाया जा सकता है। सुनेंगे आप सर, मैं 11th एंट्रेंस में कितनी रैंक लेकर के आऊं जिससे 11th एंट्रेंस के आने वाले जितने भी वो है, ऐसा लाओगे तो ऐसा होगा, वैसा लाओगे तो ऐसा। एग्जाम्पल के तौर पे स्कूल +2 साइंस मिले, हॉस्टल एक बार में मिल जाए, तीसरा ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका मन मर्जी यानी पीएच वाला, सॉरी पीएचई वाला मिले। यानी सबको पीएचई लेना होता है क्योंकि वो नीट और जेई की तैयारी कर रहे होते हैं, वो ऐसा सब्जेक्ट चूज करते हैं जहां पे ज्यादा मेहनत ना करना पड़े और एक रात में 95 मार्क्स आ जाए, तो वो सब्जेक्ट है पीएचई। तो ऑलमोस्ट बच्चा गर्ल्स हो या बॉयज हो पीएचई लेते हैं और दौड़ाते हैं, 1 2 राउंड मार्क्स मिल जाता है, ठीक है ना। तो पीएचई अक्सर बच्चे चूज करेंगे या जो भी आपको इंटरेस्टेड वाला सब्जेक्ट है। कौन सा? 5वां सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। तो कितनी रैंक लेकर के आए हमारा जिससे हमारा ये सब ना हॉस्टल भी मिल जाए और क्या है, स्कूल भी अपने मनमर्जी का मिले और ऑप्शनल सब्जेक्ट भी अपने मनमर्जी का मिले। आपको लाना है सिर्फ टॉप 100 में रैंक। हॉस्टल इस बार 250 350 रैंक तक मिलता है। हर साल मैं यही देख रहा हूं कि भाई 500 550 तक रैंक है, हॉस्टल सबको नहीं मिला तो एक हो सकता है 5 6 महीने आपको बाहर रहना पड़े, तो खर्चे भी हैं खामों का। तो हॉस्टल में लाने के लिए भी आपको टॉप 100 में रैंक लाना होगा, पहली बात। दूसरा सर, टॉप 100 में रैंक लाने के लिए कितने मार्क्स चाहिए बताइए सर? रैंक 1 लाने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? एमयू 11th एंट्रेंस में रैंक 1 लाने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? हाँ 80+। आइए मैं आपको बताता हूं, 2015 से जिस साल से एमयू में 11th एंट्रेंस में रैंक आना शुरू हुआ, उसी साल से रैंक 1 मेरी स्टूडेंट निकल के आई, जकिया अलमास। 95 सवाल अटेम्प्ट किया था, 94 सवाल सही थे उसके। उसका 2016 की टॉपर बनी थी सना नाज, उसने 92 या 93 सवाल अटेम्प्ट किया था, 1 या 2 सवाल उसके गलत थे। 2017 की टॉपर बनी थी उससे पहले नौशीन नहीं, ये 16 में सना नाज थी, फिर 17 में नौशीन थी। उसके 90, बहुत शानदार लड़की थी यार, 92 मार्क्स अटेम्प्ट किए थे, 92 90 सही थे उसके, ठीक है ना। आप कह लो नेगेटिव मार्किंग के साथ है ना। देन 2018 में लड़की थी रिफा खान, लड़कियां बहुत अच्छा कर रही है हमारे पास। तो इमेज क्लास में भी देखो, गर्ल्स में भी रैंक 1 पहली बार हारिस है जो रैंक 1। अभी पिछले डेटा में आपको बताऊंगा। 18 में रिफा खान है ना, 19 में कोरोना, 20 में कोरोना, 21 में इमेज क्लास शुरू होता है और इमेज क्लासेस से रैंक 1 आना शुरू हो जाता है। अनुश्री की आती है 79 मार्क्स में, इंटरनल में रैंक 1 79 मार्क्स में। 2022 का नहीं पता, लेकिन रैंक 2 का मुझे पता था, शायद 84 83 मार्क्स थे। 2023 में रैंक 1 हमारे पास से नहीं आई। 2024 में रैंक 2 आई थी, ठीक है, उसके भी सिर्फ अराउंड 85 84 के मार्क्स होंगे। और इस साल जो हारिस है इसके मार्क्स 83.75 में रैंक 1 आई। तो रैंक 1 लाने के लिए भी 100 में से 100 मार्क्स लाना नहीं होता। अब आपने बोला था सर टॉप 100 में लाने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? मात्र 60 नंबर। 60 नंबर में आपके टॉप 100 में, इस बार इनफैक्ट 63 पे टॉप 50 में रैंक है। तो पेपर अगर टफ आए तो 60 नंबर पर आपकी टॉप 50 में भी रैंक आ सकती है। तो आपको अपना टारगेट, जिसको भी चाहिए, बजाय गर्ल्स हो या बॉयज हो, आपको अपना टारगेट 60+ लेकर के चलना है। तो एमयू का टेस्ट जब भी हो, अगर आपको टॉप 10 में रैंक चाहिए तो 75 से ऊपर।
हाँ, रैंक 1 का सपना है तो हर टेस्ट में 85 के आसपास रैंक मार्क्स लाने की कोशिश करना, ये मेरे तरफ से टारगेट। ठीक है, आइए मुलाकात करते हैं अब मंडे को इंशाल्लाह, आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।